नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता, पहली विशेषता इसमें है जो कि हम प्रस्तावना में पढ़ चुके थे, वो है कि भारत का संविधान एक संपूर्ण शब्द। इसका मतलब है थ्रू आउट ऑल इंडिया, थ्रू आउट ऑल इंडिया, पूरी भारत में। ये संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहा है। उसके बाद में है प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब यहां पे है संप्रभुता से, कि वो क्या होगा, संप्रभु संपन्न होगा। ठीक है। भारत का संविधान जो है ये पूरे भारतवर्ष में क्या होगा, संप्रभु होगा। संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता होती है, इसे हम अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। वह है सर्वोच्च शक्ति जो शासन करती है, संप्रभुता कहलाती है। वह सर्वोच्च शक्ति जो शासन करती है, संप्रभुता कहलाती है। तो भारत के संविधान के अंदर वह सर्वोच्च शक्ति जो शासन करती है, जो सत्ता की स्थापना करती है, वह कौन है? हम कौन? भारत के लोग। ये क्या है? संप्रभु। हमने क्या किया? अपने मताधिकार से क्या किया? वोट के द्वारा सत्ता चुनी। ठीक है। यही सत्ता आगे चल के क्या बनी? सरकार। और यही सरकार हम पे क्या कर रही है? शासन कर रही है। तो अल्टीमेटली क्या है कि वास्तविक रूप से ये शक्ति जो है वो किसकी है? भारत के लोगों की है। ठीक है। अब संप्रभुता जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आंतरिक, एक होती बाहरी। इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर और बाहर। ये देश के अंदर शासन करती है, ये देश के बाहर करती है। दोनों तरफ ये शासन होता है, अंदर और बाहर है। तो देश के अंदर और बाहर शासन करने का काम जो करेगा वो देश का संविधान करेगा। उसके नीचे जो सरकार करेगी। तो संप्रभु संपन्न का मतलब क्या हुआ कि भारत के, इसमें दो मतलब निकलते हैं। पहली बात कि जो सर्वोच्च संप्रभुता है, वो सर्वोच्च शक्ति है, वो भारत के लोग हैं। दूसरी बात, भारत के लोगों ने अपनी संप्रभुता, अपनी सर्वोच्च सत्ता मताधिकार के द्वारा सत्ता बनाकर सरकार को चुन दिया। और जो सरकार जो चुनी गई है वो भारतीय संविधान के अंडर में काम करेगी, अपनी सर्वोच्च शक्ति के रूप में। और वो सरकार जिसको चुना गया है वो न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी रूप, दोनों रूपों में क्या होगी? सर्वोच्च होगी। यानी वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिसीजन लेने में सक्षम होगी, संप्रभुता कहलाएगी। समझ में बात? तो पहली विशेषता के संप्रभु संपन्न संविधान होगा वो इस तरीके से है।
ठीक है। संप्रभु संपन्न का मतलब है कि वह सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभु है और सबसे ऊपर प्रभुता के आधार पर काम करेगी। अब क्या है कि अब इसमें एक बात और है कि यहां पर संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करेगी। क्या करेगी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करेगी, यानी यहां पे डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। गणराज्य का मतलब क्या है कि गण प्रधान होगा। समझे बात? आगे अगली विशेषता हमारी है प्रस्तावना। देखिए इसमें क्या है प्रस्तावना में कि भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना होगी। इसे उद्देशिका भी कहते हैं। ये उद्देशिका या प्रस्तावना उद्देशिका या प्रस्तावना इसे प्रेम्बल कहते हैं। इनका तीनों का भावार्थ ये है कि प्रस्तावना का मतलब तो ये है कि भारत के संविधान की एक प्रस्तावना होगी, यानी भारत के संविधान में जो कुछ है, जो कुछ भारत का संविधान अपनी जनता को दे रहा है अधिकार के रूप में और जो मांग रहा है कर्तव्य के रूप में, वे दोनों का वर्णन प्रस्तावना के मुख्य पृष्ठ पे अंकित प्रस्तावना से तय हो जाती है। इसको उद्देशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि उद्देशिका का मतलब होता है उद्देश्य। भारत के संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बनाना चाहा तो उसके सामने सबसे बड़ा क्लॉज ये था कि उसे अपने मोटिव क्लियर करने थे अपनी उद्देशिका के द्वारा। अब उन्होंने अपनी उद्देशिका के द्वारा उन्होंने अपने मोटिव क्लियर कर दिए, अपनी व्यवस्था बता दी और बता दिया कि किस तरीके से हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे और हमारे लक्ष्य भी क्या रहेंगे। ये सारा क्लियर कर दिया उद्देशिका के माध्यम से। प्रेम्बल इसका अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है। तो प्रस्तावना का मतलब क्या है? किसी प्रस्तावना किसी भी प्रत्येक देश की एक सामान्यता एक मुख्य पृष्ठ के ऊपर एक लिपिबद्ध उद्देश्य होते हैं जो ये तय करते हैं कि उस देश का संविधान अपने नागरिकों से क्या चाहता है, सरकार से क्या चाहता है, समाज से क्या चाहता है, वो किन किन बातों में लायबल है उत्तरदायी, ये सारी उद्देशिका के माध्यम से तय करते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा है विशाल संविधान। भारत का संविधान एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के संविधान में कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 395 अनुच्छेद। इतने आर्टिकल दुनिया में किसी भी देश के संविधान में नहीं है। इसके अलावा इसमें 12 अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं जो इसमें एक्स्ट्रा परिशिष्ट है। इसके अलावा 4 परिशिष्ट है। दुनिया में इतना बड़ा संविधान, दुनिया का जो सबसे बड़ा जो देश जिसे हम कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ले लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से ले लीजिए, शक्ति की दृष्टि से ले लीजिए, जितने आर्थिक शक्ति की दृष्टि से ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनमें से किसी भी देश का इतना विस्तृत और विस्तार संविधान नहीं है कि जितना भारत का संविधान विस्तृत है। ठीक है। अब हम सुपर पावर की बात करें जिसे हम अमेरिका कहते हैं। 7 धाराएं एक पेज की फोटोकॉपी के ऊपर अमेरिका का संविधान आता है।
बड़ा सीधा सरल सा संविधान है, और इतना छोटा संविधान इतने बड़ी महाशक्ति को हैंडल कर रहा है। तो हम, लेकिन भारत का संविधान जो है वो सबसे विस्तृत है। अगला टॉपिक हमारा है भारत का संविधान लिखित और निर्मित। क्या है? लिखित है और निर्मित है। देखो, संविधान जो है, दुनिया में दो कैटेगरी के संविधान हैं। एक वे संविधान है जो लिखित है, एक वे संविधान है जो अलिखित है। ठीक है। अब लिखित संविधानों में वे संविधान आते हैं जिन्होंने अपने, लिखित से भावार्थ यहां पर है कि वे देश जिन्होंने अपने संविधान को लिपिबद्ध किया है। क्या किया है? जिन्होंने अपने देश के, वे देश जिन्होंने अपने संविधान को लिपिबद्ध किया है, उसे डिस्क्रिप्टिव किया है, उसे लिखा है, वो लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। अलिखित संविधान वे संविधान है जो मौखिक है, अलिखित है, जिनको लिखा नहीं गया है। ठीक है। दुनिया में बहुत से देश हैं जिन्होंने, भारत से, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है, ठीक है, अमेरिका है, फ्रांस है, जिन्होंने लिखित संविधानों के एरिया में आते हैं। बहुत से ऐसे संविधान हैं जिन्होंने अपना संविधान लिखा ही, जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। अलिखित से भावार्थ क्या है कि वहां पे संविधान के नाम पे कोई भी प्रपत्र लिखा नहीं गया है। संविधान के नाम पे कोई भी चीज, कोई भी डिस्क्रिप्टिव सिस्टम नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है संविधान के नाम पे। यानी उसके, उनके पास ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रिटेन का पूरा संविधान या लिखे, तो उसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है। यानी कहने का भावार्थ है कि ब्रिटेन के अंदर परंपराओं को उन्होंने संविधान मान लिया है और उन्हीं परंपराओं का निर्वहन वो कर रहे हैं। लेकिन रूल ये है कि उन परंपराओं को लिखा नहीं है, क्योंकि वो मौखिक बोलता है। जैसे मान लीजिए कुछ परंपराओं का मैं जिक्र करूं यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, कि इंग्लैंड के राजा को इंग्लिश नहीं आती थी, तो राजा ने, यानी राष्ट्राध्यक्ष ने क्या किया, उनकी सभाओं में भाग लेना बंद कर दिया। ठीक है। वो सभाओं में भाग, लॉर्ड सभा में नहीं जाते थे, भाषण नहीं लेते थे, इंग्लिश नहीं आती थी, बैठे बैठे बोर हो जाते थे। तो अब वहां पे परंपरा बन गई कि इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो उनकी मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेंगे। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, लॉर्ड सभा है, कॉमन सभा इनका बनना, इनमें पेयर का होना, इनमें बिग्स ऑफ टोरी का हिस्सा लेना, लॉर्ड्स का हिस्सा लेना, ये बहुत सी परंपराएं हैं जो इंग्लैंड में अभी तक चल रही हैं। तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है। इसके बाद में क्या है? निर्मित संविधान। अगला क्या है कि भारत का संविधान क्या है? निर्मित है। अब निर्मित संविधान, इस कैटेगरी में दो तरह के संविधान होते हैं। ठीक है। एक तो संविधान वो होता है कि जो निर्मित होता है। क्या होता है? तो निर्मित। और एक होता है विकसित। डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दो तरह के होते हैं। एक तो निर्मित संविधान, जिसका निर्माण किया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि उसने भवन निर्माण किया, मतलब शुरू से नींव की ईंट से लेकर कंगूरे के पत्थर तक बनाया, एक समय सीमा विशेष के अंदर इसका निर्माण किया। जैसे भारत के संविधान को अगर देखें तो भारत का संविधान जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो है 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में, 11 जो है महीने लगे थे और जो है 2 साल लगे थे। तो भारत का संविधान एक निश्चित समय अवधि के अंदर बना हुआ है, इसलिए इसे निर्मित संविधान कहते हैं। इसे समय विशेष के अंदर इसका निर्माण किया गया है। ये मतलब इसको बनाया गया है अपनी इच्छा अनुसार,
उसका खाका, उसका ताना बाना अपनी इच्छा के अनुसार स्ट्रक्चर बनाया गया। अब भारतीय संविधान की जो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे या जो निर्मात्री सभा थी, उसने अपनी मनचाही इच्छा के अनुसार जो दुनिया के 125 देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद में जो है इन संविधानों को अलग अलग देशों की विशेषताओं को शामिल करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया है। तो ये निर्मित संविधान है। कुछ संविधान ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका का संविधान है तो वो विकसित संविधान है, उसे बनाया नहीं है किसी ने। इंग्लैंड का संविधान है, विकसित संविधान है, बनाया नहीं है किसी ने। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधानों की श्रेणी में आता है, यानी जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे आवश्यकता होती गई, चीजें जुड़ती गई, लोग शामिल होते गए, कारवां बनता चला गया। कहने का मतलब है चल घर से चला था अकेला और मंजिल पाते पाते कारवां में बदल गया, उसे कहते हैं विकसित। यानी जैसे जैसे आवश्यकताओं के अनुरूप चीजों को शामिल कर लेना विकसित होता है। जैसे हम जब बच्चे थे तो हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी वो हमारे पास थी। पहले हमें जो है मतलब सॉफ्ट खिलौने थे, उसके बाद में हार्ड खिलौने आ गए। खिलौनों की जगह कॉपी पेन ने ले ली, कॉपी ने ले ली। कॉपी से पहले स्लेट हुआ करती थी, उस पर बर्ते से हम इबारत लिखा करते थे। उसके बाद में बर्ते का की जगह पेंसिल ने ले ली और जो है स्लेट की जगह कॉपी ने ले ली। थोड़ी और बड़ी क्लासों में हुए तो कॉपी की जगह रजिस्टर आ गए, पेंसिल की जगह पेन आ गई। और थोड़ी बड़ी क्लास में हुए तो हमने बोर्ड्स से सॉल्व करना चालू कर दिया। तो ये क्या है, समय के अनुसार चीजों का जुड़ते चले जाना, उसका विकसित होना कहलाता है। ठीक है, जैसे शरीर विकसित होता है, जबकि भारत का संविधान क्या है, वो लिखित है तो विकसित नहीं है। इसके बाद में अगला क्या है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था का होना। भारत के संविधान की अगली विशेषता है कि इसमें संसदीय शासन प्रणाली है, इसके अंदर संसद है। संसद के अंदर क्या है कि भारत के संविधान के अंदर संसद के दो भाग हैं, एक है निम्न सदन, एक है उच्च सदन। ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन के रूप में जो है यहां पे राज्यसभा और यहां पर लोकसभा। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसे कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? संसद। अगर ये है कानून के क्रियान्वयन करने का, इसके साथ में अगर राष्ट्रपति और मिल जाए तो ये बन जाती है व्यवस्थापिका। तो ये पूरा पैनल तैयार हो गया जो भारत के लिए कानून का निर्माण करता है। तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है वो शासन का काम करते हैं और कानून बनाने का काम जो है वो व्यवस्थापिका करती है। जब व्यवस्थापिका का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के साथ में जब राष्ट्रपति शामिल हो जाते हैं तब वो क्या बन जाती है? व्यवस्थापिका बन जाती है। तो इस शासन प्रणाली को वह शासन प्रणाली जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन व उच्च सदन रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसदीय शासन प्रणाली कहलाते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि जब ये टॉपिक आएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। उच्च सदन के रूप में राज्यसभा क्यों है, निम्न सदन के रूप में लोकसभा क्यों है। हालांकि व्यवहार में आपने जो पढ़ा, देखा, सुना होगा, व्यवहार में इसका उल्टा सुना होगा। उच्च सदन के रूप में आप कहोगे कि गुरुजी उच्च सदन के रूप में हमने लोकसभा पढ़ा है या सुना है, और निम्न सदन के रूप में राज्यसभा को पढ़ा या सुना है। देखिए, राजनीति विज्ञान जो है वो दो तरह की होती है। पहली व्यवहारिक, दूसरी सिद्धांतिक। सिद्धांत में राजनीति अलग रहती है, व्यवहार में राजनीति अलग रहती है। तो इस सिद्धांत और व्यवहार के अंदर अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग तरीके से ये हैंडल होती है। समझ में आ रही बात? तो ये है संसद। आगे
मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक, जिसमें एक अनुच्छेद है 31 जिसका विलोप कर दिया गया है, तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है हमें भारत के संविधान के अंदर जो है हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। 7 मूल अधिकारों में एक मूल अधिकार जिसे विलोपित बता रहे 31वां मूल अधिकार, 31वां अनुच्छेद जो है ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के अंदर मूल इस मौलिक अधिकार को हटा दिया। इसको ये जो अधिकार है इस संपत्ति का, इसे कहते हैं मनी राइट्स, संपत्ति का मूल अधिकार। पहले क्या हुआ करता था, संपत्ति हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आती थी, हम उसके मौलिक जो है रूप से जो है स्वामित्व होते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये तय कर दिया गया कि संपत्ति जो है वो धन जो है या संपत्ति जो है मूल अधिकार में नहीं रहेगी। अब ये इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब वर्तमान में ये 300 क में जो है इसका वर्णन मिलता है। संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा कानूनी अधिकार जरूर है, मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, वे अधिकार जो हमारे मूल यानी हमारे मनुष्य होने के नाते, हमारे नागरिक होने के नाते, जैसे भारतवर्ष की सीमाओं में उस संतति से पैदा हुए कि जो पहले से भारत के नागरिक थे के कारण हम भारत के नागरिक बनने के योग्य या पात्र हैं। और जैसे हमारी 18 साल की आयु पूरी हुई हम भारत के जो विधिवत रूप से नागरिक बन गए। समझ मेरी बात, हमें मताधिकार प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं कि 18 वर्ष से कम आयु का जो होता है बच्चा होता है वो भारत का नागरिक नहीं होता, लेकिन उसे वयस्कता का अधिकार प्रदान नहीं होता, मताधिकार प्रदान नहीं होता। तो मौलिक अधिकार 6 मूल अधिकार है। इसमें हमें समानता का, शोषण का, धर्म का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार, ये हमारे पास में 6 मूल अधिकार है। ठीक है। और 7वां मूल अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन से हमें छीन लिया गया है, जो अब संपत्ति के मूल अधिकार में आता है 300 कैटेगरी। जब हम कंटेंटली जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में अगला हमारे संविधान की विशेषता आती है, वो आती है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का जो है वो वर्णन दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का भावार्थ ये होता है कि हमारा राज्य अपने नागरिकों की नीति के निर्धारण के लिए, देखिए राज्य क्या करता है, नीति 2 तरह की होती है, एक तो राज्य की नीति, ठीक है, और एक समाज या आम आदमी। राज्य जब अपनी नीति निर्माण करता है तो उस नीति निर्माण के अंदर अपने उत्तरदायित्व का बखान करता है। ठीक है। अब राज्य अपनी नीति के निर्माण करने के लिए अपने नागरिकों से कुछ कंडीशंस मांगता है, कुछ व्यवस्थाएं मांगता है कि जिसके कारण वह समाज में उसके अनुसार आम आदमी जो है उसके तरीके से व्यवहार करे। तो इसमें नीति के निर्धारण का कार्य जो है वो राज्य करता है। राज्य का काम है कि वो अपने नागरिकों के नीति के निर्माण के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को जो है वो शामिल है। अब इसमें क्या होता है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें और राज्य सरकारें अब ये क्या करती है, कुछ सुख सुविधाएं देती है। हालांकि देती हैं
नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान में किया गया है कि राज्य और केंद्र इनको यथासंभव पूरा करेंगे, यथासंभव, एज कैन एज पॉसिबल, जितना की हो सके उतना। अगर वो सक्षम नहीं है, अगर दे नहीं पाते हैं तो इसके लिए बाध्य भी नहीं होंगे, उन्हें जो है किसी भी तरीके से कंडिक्टेबल नहीं होंगे। समझ वाली बात। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि अलग अलग जब हम पढ़ेंगे उसको विस्तार से पढ़ेंगे। आगे है व्यस्त मताधिकार। देखिए इसे कहते हैं अडल्ट राइट। क्या कहते हैं? अडल्ट राइट या व्यस्त मताधिकार। व्यस्त मताधिकार के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत के संविधान के अंदर जो नागरिक है अगर वो 18 साल की आयु सीमा को पार कर लेता है, चाहे वो भारत का कोई भी पुरुष हो, महिला हो या कोई समलैंगिक हो, कोई भी, ठीक है, पुरुष, महिला या कोई भी समलैंगिक है, अगर वो 18 वर्ष की आयु सीमा को पार कर चुका है और वो ऐसी संतति से पैदा हुआ है कि जिसमें पिता या माता दोनों या दोनों में से एक भारत का नागरिक है, या उनका जन्म ऐसे व्यक्ति से हुआ है कि जो ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं के कारण वह भारत का नागरिक होने की योग्यता धारी हो जाता है। तो इस तरीके से 18 वर्ष की आयु पार करते ही उसे क्या दिया जाता है? उसे व्यस्तता का मूल अधिकार मिल जाता है, उसे वोट कास्ट राइट यानी अपना मत दान करने का अधिकार मिल जाता है। मत को दान करने का, बेचने का अधिकार नहीं मिलता। तो ध्यान रखिएगा, हम मत को केवल दान कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। इसके बाद में आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता में बताया जाता है कि भारत के देश में किसी भी व्यक्ति को, उसके धर्म को, किसी भी समाज के धर्म को राष्ट्रीय प्रायोरिटी नहीं दी गई है। अर्थात भारत में रहने वाला कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धार्मिक मतावलंबी या धर्म के अनुसार किसी वरिष्ठ पद पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को चुनने का आधार जो है वो पंथ या धर्म नहीं होगा, क्योंकि भारत का कोई राजकीय पंथ या राजकीय धर्म नहीं है। क्योंकि भारत, अब आपने को मैंने बताया था प्रस्तावना में कि हमें राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय वाहन, सब कुछ राष्ट्रीय मिलेंगे, एक राष्ट्रीय त्योहार मतलब धर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी त्योहार या किसी भी धर्म को राष्ट्रीयता की संज्ञा नहीं दी गई है। धर्म या धर्म से संबंधित कोई भी मामला जो है वो नेशनलिटी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि उस भारत के सभी जो जितने भी धर्म है, जितने भी अधिकार है, वे सारे के सारे जो है वो पंथ से संबंधित रहेंगे, पंथ के अनुसार रहेंगे। किसी भी धर्म को या किसी भी पंथ को राजकीयता प्राप्त नहीं रहेगी। समझ में आ रही है बात? राजकीयता के अनुसार जो है वह, अगला हमारा टॉपिक है समाजवाद। प्रत्येक राज्य, भारत का राज्य, वो उसकी शासन सत्ता समाजवाद पर आधारित होगी। यानी हमारे यहां पे जो अगर कोई, वैसे तो ये भारतवर्ष में कहा गया है कि भारत का कोई भी राजकीयवाद नहीं होगा। राजकीयवाद का मतलब है कि कोई भी राजकीय विचारधारा जो है वो ऑफिशियल नहीं होगी। लेकिन भारत के संविधान विदों ने बताया है कि भारत का जो ढांचा जो है वो समाजवाद पर आधारित होगा, समाजवादी होगा। क्या होगा? समाजवादी। अब समाजवादी का मतलब, समाजवाद या समाजवादी का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे व्यक्ति विशेष के बजाय समाज विशेष को तवज्जो दी जाएगी। सबको थोड़ा ही सही, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, बिना किसी भेदभाव के मिलेगा। किसी भी समाज में
जब राज्य के द्वारा अगर कोई चीज का वितरण किया जाएगा तो वह किसी भी तरह के सामाजिक भेदभाव से परे रहेगा, सामाजिक भेदभाव उसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद में अगली विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। भारत का संविधान जो है एक अति विलक्षण दस्तावेज है। विलक्षण दस्तावेज इसलिए है क्योंकि ये दुनिया भर की विशेषताओं से भरा हुआ है, ठीक है। जैसे एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है जो दुनिया में कहीं नहीं है और संघात्मक है। समाजवादी और पूंजीवाद का मिश्रण है, मन मिश्रित है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर जो है मतलब कठोर एवं लचीले का मिश्रण है। यानी दुनिया का सबसे विलक्षण दस्तावेज है, इतना अति विशिष्ट। जितने दुनिया में जितने भी देश हैं उन प्रत्येक सभी देशों की कोई संविधान की कोई एक विचारधारा है। एक भारत का संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जो सब तरह की विशेषताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो यही कारण है कि ये अपने आप में एक विलक्षण दस्तावेज है। उसके बाद में भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। अगली विशेषता है कि भारत के संविधान में उसकी न्यायपालिका जुडिशरी को स्वतंत्र किया गया है। देखिए भारतीय जो सरकार है उसके 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए अलग अलग टर्म बनाए गए हैं, ठीक है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर, व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है, न्यायपालिका पर नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं किया गया, न्याय को फ्री किया गया है। यही कारण है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके बाद में एकात्मक और संघात्मक। भारत के संविधान को अगर हम दूरदृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि हमें लगेगा कि ये एकात्मक शासन प्रणाली है। इसमें ये एकात्मक है क्योंकि भारत का संविधान, अगर संविधान को हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो है ये संघात्मक है। अब दोनों चीजें प्रतीत होती हैं कि संघात्मक का मतलब होता है कि जब शासन सत्ता संघों में निहित होती है उसे संघात्मक कहते हैं। और प्रत्येक देश होता है और देश के अंदर उसके राज्य होते हैं और एक बीच में जो है राजधानी होता है और राज्य जो है राजधानी से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये संघात्मक शासन प्रणाली होगी। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखें तो ये भी नजर में आएगा कि ये एकात्मक है, ठीक है। संघ, हमने संघ भी बनाए हैं और उन संघों को स्वायत्तता भी दी है, लेकिन सब मामलों में स्वायत्तता नहीं दी है, इसलिए वो संघात्मक भी है और सभी जो है केंद्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो एकात्मक भी है। तो संघात्मक और एकात्मक का बहुत ही जबरदस्त मिश्रण है भारत का संविधान। उसके अलावा कठोर एवं लचीला। भारत का संविधान कठोर है और लचीला भी है। कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करने के तरीके बड़े क्रिटिकल हैं, यानी कुछ मामले ऐसे हैं या कुछ हिस्से तो ऐसे हैं, जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, मूल ढांचा है, कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जिनमें ये क्लियर कट कर दिया गया है कि वो किसी भी स्थिति में किसी भी कंडीशन पर जो है वो मतलब बदले नहीं जाएंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बात तय कर दी। और कुछ ऐसे हिस्से हैं जो साधारण बहुमत से बदल लिए जाते हैं। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का सम्मिश्रण है। इसके बाद में आगे आता है न्यायपूर्ण अवलोकन। न्यायपूर्ण अवलोकन का मतलब जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भारतीय संविधान की बहुत जबरदस्त विशेषता है जो न्यायपालिका के पास में है। मतलब कानून बनाने का काम क्या होता है, कोई भी सामरिक महत्व का मामला किसी भी सदन में पेश होता है तो वह अगले सदन में चला जाता है। मान लीजिए लोकसभा में कोई मुद्दा रखा, वो पारित होने के बाद में राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसे पारित करेगी तो राष्ट्रपति के पास में जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में वो न्यायपालिका के पास में जाता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। अगर न्यायपालिका को लगता है कि अमुक मामला या अमुक केस या अमुक मुद्दा पहले से ही है, इसकी आवश्यकता नहीं है या ये पूर्ण सही नहीं है, उसमें न्यायपालिका को टर्म है जुडिशियल रिव्यू। इसके तहत वह उस वाद में परिवर्तन कर सकती है, जोड़ तोड़ कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, चाहे तो वाद को लागू भी कर सकती है और चाहे तो वाद को निरस्त भी कर सकती है। तो ये खास बात है न्यायिक अवलोकन। उसके बाद में आते संसदीय संप्रभुता, कि भारत की संसद जो है संप्रभु रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसमें
जो है भारत के बड़े बड़े जो नेता गण बैठते हैं और भारत के जो संसद है वो लोकतंत्र का जो मंदिर है, तो इसलिए वो संप्रभु रहेगा। यानी भारत की संसद के ऊपर किसी भी अन्य शक्ति का प्रभाव नहीं रहेगा, चाहे वो भारत की आंतरिक शक्ति है और चाहे कोई बाहरी देश की शक्ति है। यानी भारत की संसद स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, इसलिए वो संप्रभु है। इसके बाद में क्या है भारतीय संविधान की विशेषता कि वो विश्व शांति का समर्थक है। इतिहास में कहीं भी उदाहरण नहीं मिलते कि भारत ने कभी किसी भी देश पर आक्रमण किया। भारत शांति का समर्थक है, था और रहेगा, इसलिए भारतीय संविधान को शांति का अग्रदूत कहते हैं। अगली विशेषता आती है आपात अनुबंधन। दुनिया में भारत का संविधान ऐसा संविधान है जहाँ पे आपात अनुबंधन है। इसमें 3 तरह के आपातकाल है, एक 352, 356 और 360। 352 के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह जिसे हटा दिया गया है, ये स्थितियों के अनुसार भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। उसके बाद में जो है दूसरा आपातकाल जो है 356 के तहत जो है वह राष्ट्रीय आपात रहता है। इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए को मानव कृत्य प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है तो मानव कृत्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो है भारत के अंदर जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और तीसरा आपात जो है वो है आर्टिकल 360 के तहत जो है मतलब किसी भी तरह का राष्ट्रीय आर्थिक संकट पैदा हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है मतलब आर्थिक आपात लागू किया जा सकता है। 352 के तहत युद्ध की कंडीशंस में जो है युद्ध हो जाए या बाहरी सिस्टम को खतरा हो जाए या देश के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाए जिसके कारण क्या है कि मतलब देश में व्यवस्था हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आर्थिक मतलब आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो 3 धाराएं हैं 352, 356 और 360। 3 तरह के मामले हैं। 352 में बाहरी संकट या आंतरिक संकट पैदा हो गए तो 356 में अगर मान लीजिए सिस्टम सरकार के अगेंस्ट विद द रूल्स, अगेंस्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन या अगेंस्ट विद द कंडीशन चल रहा है तो 356 के तहत जो है इमरजेंसी एप्लीकेबल हो जाती है। मान लीजिए कि भारत के लोकतंत्र के आधार स्तंभ जो है संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है या राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, वो संविधान में वर्णित तरीके के अनुसार शासन न करे, एज पर रूल सर्वाइव न करें, एज पर रूल काम न करें, यानी जैसा उन्हें जो तरीका दिया गया शासन करने का उस तरीके से शासन न करके अपनी मनमाने तरीके से शासन करती है, तो ऐसे मामले में आर्टिकल 356 के तहत क्या करती है उस मतलब उसे सिस्टम को स्क्रैप किया जा सकता है, सिस्टम को भंग किया जा सकता है। इसमें चाहे वो लोकसभा है और चाहे राज्यों की जो है मतलब राज्यों की विधान सभा है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगी तो उसे जो है भंग कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 356 के तहत है। 360 इकोनॉमिकल इमरजेंसी, अगर राज्य पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्रकृति के द्वारा कोई ऐसा आ जाए या मानवकृत आपदा, जैसे अभी माना जा रहा है ये भी तय नहीं हुआ कि कोरोना जो है वो मानवकृत है या प्राकृतिक है, यह आपदा अगर बढ़ती है और इसके कारण अगर मान लीजिए आपने सुना होगा, देखने में भी आया होगा, सुना भी होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनके वेतन जो है कुछ इससे काट लिया गया है। 1 दिन का वेतन, 2 दिन का या 5 दिन का वेतन काट लिया गया है और वेतन कटने के बाद भी लोगों के खातों में अपडेट हो रहा है। तो इन मामलों में मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों का अधिकार है कि वो राज्य से प्राप्त जितने भी वेतनी कर्मचारी है उनके अगर राज्य को आवश्यकता पड़ती है तो उनकी सैलरी काट सकती है। तो ये आर्टिकल 356 के तहत रहा है। हालांकि इसे इकोनॉमिकल इमरजेंसी नहीं केयर करेंगे क्योंकि दोनों ही बातें हैं। कर्मचारी ने भी कह दिया था कि हमारा वेतन काट ले और सरकार को भी आवश्यकता थी काट ली जो कि भविष्य में दे रहेंगे। आगे है एकल नागरिकता। भारत का संविधान जो है वो एकल नागरिकता दी हुई है। एकल नागरिकता का मतलब है एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता मतलब है कि भारत के संघ में एक ही नागरिकता होगी, मतलब इसमें केंद्र की, राज्य की या प्रांत की अलग अलग नागरिकता नहीं होगी। ऐसे विदेश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता रहती है, केंद्र के अलग और राज्यों की अलग नागरिकता रहती है। मान लीजिए अमेरिका के कोई पर्ल हार्बर में रहता है, अमेरिका के एंटोनियो में रहता है, अमेरिका के जो है मतलब वैंकूवर में रहता है या मतलब विनिपेग में रहता है या लॉस एंजल्स में रहता है, तो उनकी अलग अलग नागरिकताएं हैं। अमेरिका की अलग है,
लॉन्ग सेंटेंस के अलग है। तो इस तरीके से दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। कुछ ऐसे विदेश है स्विट्जरलैंड जैसे कि जहां पे तिहरी नागरिकता भी है, जहां पे कैंटन के बाद में कंट्री, कंट्री के बाद में कैंटन, कैंटन के बाद में कम्यून, माने प्रांतों की भी नागरिकता अलग से मिलती है। तो भारत तिहरी नागरिकता वाला देश है। भारत में एक ही व्यक्ति की एक नागरिकता है। सो चाहे हम राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती बाद में है, भारतीय पहले है। आगे आता है लोक कल्याण के राज्य की स्थापना। भारत का संविधान जो है लोक कल्याण के राज्य की स्थापना करता है, यानी भारतीय संविधान का लक्ष्य है अधिकाधिक लोगों का कल्याण किया जाए, अधिक से अधिक कल्याण हो, ताकि लोक कल्याण किया जा सके। भारत में अल्पसंख्यक, भारतीय संविधान का एक फर्ज बनता है कि उसमें रह रहे जो नागरिक हैं उनमें जो अल्पसंख्यक है अर्थात जो संख्या में थोड़े हैं उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाए, जो कि की गई है, आगे आपको डिटेल में बता दी जाएगी। और साथ में जो अन्य पिछड़ा हुआ वर्ग है, यानी वे वर्ग जो समाज की मुख्य धारा में यदि शामिल हो नहीं पाया या हो गया तो वो समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, या किसी भी कारण से वो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, किसी भी कारण से अगर मूल धारा में शामिल नहीं है उसे मूल धारा में शामिल करना। तो ये थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें कई आपको प्रश्न क्लियर होते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। 4 नंबर का प्रश्न आता है तब तो सारे लिखेंगे, वरना एक एक अपने आप में प्रश्न भी है कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना क्या होती है, ये छोटे क्वेश्चन में अपने आप में सॉल्व है। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, एक मैं आपसे एक बात कहना चाहता था कि आपको जो भी कार्य करवाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, तो आप उसे जो है घर में लेखन का कार्य अर्थात लिखने का कार्य करें। अगर कोई समस्याएं आपके सामने आती है, अगर कोई पाठ है, जैसे मान लीजिए मैंने आज खंड ब का भारतीय संविधान का पहला पाठ पूरा करवा दिया, इसके 2 वीडियो डाले हैं। एक मैंने पहले वीडियो डाला था भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और मैंने डाला भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोनों वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि भारतीय संविधान का पहला चैप्टर को क्लियर करूं, आप उनके प्रश्न उत्तरों को पढ़ लें। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या उन प्रश्नों का उत्तर मेरे इस लेक्चर्स में अगर नहीं आता है, इसमें पिछले वीडियो में, तो आप कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जो है मेरे को पर्सनली जो है आप जो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9460646750। ठीक है, आप इस नंबर पे आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करने के पश्चात आप मुझको पर्सनली उस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं और मैं उस प्रश्न का जवाब जो आपको दूंगा। तो आज के लिए आपको जो है जो ये समझाया, अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझको बताइएगा। धन्यवाद। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, भविष्य बनाइए, समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है 1,00,000 करोड़ मुद्राएं देने के बाद भी तुम समय का एक क्षण भी नहीं खरीद सके। देखो बच्चों, जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा, तय है दुनिया में। सो कीप योर टाइम, कीप योर लेबर एंड कीप योर एनर्जी, बचा के रखिए, जिंदगी में काम आएगा। अनेक अनेक धन्यवाद।